दोस्तों, खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम प्रयागराज की कथाकथित मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद और उनके घर पर चलने वाले बुलडोजर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, फिलहाल सरकारों का एक बड़ा काम झूठ गढ़ना और गोदी मीडिया का दायित्व उसको पैसे लेकर फैलाना है। इस परिप्रेक्ष्य में आइए देखते हैं कि जिस व्यक्ति पर प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा वो मोहम्मद जावेद कौन है। उसका ये परिचय प्रयागराज में वकीलों के एक जागरूक संगठन अभियुक्ता मंच के सदस्य एडवोकेट के राय से सुनिए। जो रातों रात उनको बना दिया गया मास्टरमाइंड, इस पे क्या कहेंगे? जो पहले डीएम अधिकारियों के साथ बैठक करते थे, इलाहाबाद शहर की सारी अमन कमेटियों में, पीस कमेटियों में इनका नाम सबसे ऊपर रहता था। सारे अधिकारियों के बिल्कुल दुलारे प्यारे जावेद मोहम्मद थे। जावेद मोहम्मद ने कब्रिस्तान से लेकर अपना स्लाटर हाउस तक अपने समाज के हित में बहुत बड़ी बड़ी जनहित याचिका की थी। इलाहाबाद शहर में नगर निगम की सफाई को लेकर उन्होंने जनहित याचिका की थी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सामाजिक होते तो थे ही, लेकिन उनकी कोई आपराधिक छवि नहीं है। उनके खिलाफ कोई भी आज तक कोई एफआईआर उनके खिलाफ नहीं है। वो कोई जमीन जायदाद का धंधा नहीं करते, वो ठेके पट्टे का काम नहीं करते, वो शराब और सिनेमा हॉल की लाइसेंसी नहीं है। वो एक सब छोटा सा धंधा करने वाला, एक जनहित में काम करने वाले अधिकारियों ने उनको रातों रात मास्टरमाइंड बना दिया। और अभी भी कुछ ऐसे कह रहे हैं कि वो व्हाट्सएप मैसेज पास कर रहे थे और एफआईआर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उनके खिलाफ एफआईआर में व्हाट्सएप मैसेज पास करने और ये करने का कोई जिक्र नहीं है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो धीरे धीरे अदालतों के सामने हम लोग ले आएंगे। और यही नहीं, बहुत सारे लोग जो गरीब हैं, जो निर्धन है, उनकी भी हम लोग कानूनी सहायता का काम अधिवक्ता मंच की तरफ से करेंगे। लेकिन हाँ, तो दोस्तों, आपने सुना, सरकार के कहने से न कोई मास्टरमाइंड हो जाता है और न कोई निर्दोष छूट जाता है। ये काम न्यायालय का है, इसलिए कि सरकार झूठ बहुत बोलती है। आज अगर जावेद मोहम्मद भाजपा में आ जाएं तो सबसे बड़े देशभक्त हो जाएंगे, और कल अगर योगी भाजपा छोड़ दें तो उनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं होगा। ये तो इनका चाल चरित्र और चेहरा है। सारा झगड़ा चेहरे का है, जिसने एक अच्छे भले व्यक्ति पर मास्टरमाइंड का आरोप लगवा दिया। इस पर एडवोकेट के राय की राय आप खुद उनसे सुनिए। देखिए, अधिवक्ता मंच एक वकीलों का जागरूक संगठन है। उसकी तरफ से कुछ वकील सदस्यों ने, मैं, राजवेंद्र जी, सईद भाई, हमारे कुंवर साहब और रविंदर सिंह और प्रबल प्रताप, चार्ली प्रकाश, इन लोगों ने मिलजुल के चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन किया है। और उसमें हम लोगों ने मांग किया है कि अपने भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जावेद मोहम्मद के बहाने दूसरे के मकान को उन्होंने बुलडोज कर दिया है। जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम वो मकान था जो उनके पिता से गिफ्ट मिला था। और मुस्लिम परिवार के प्रॉपर्टी के नियमों के अनुसार अगर प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम एक्सक्लूसिव ओनरशिप में है तो उसके हस्बैंड का उसका शेयर नहीं। सारे कागजात जो मेरे पास हैं उसमें मकान के मालिक के तौर पर परवीन फातिमा दर्ज है और नोटिस इन्होंने जावेद मोहम्मद को दिया है। जावेद मोहम्मद का वो मकान नहीं है। तो एक इस तरह के गैर कानूनी काम से एक भली गृहिणी को, महिला को और उनके छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने रातों रात बेघर कर दिया है, जिसकी कोई भी कीमत कोई समाज नहीं दे सकता है। आज वो बच्चे आसमान के नीचे पड़े हुए सिर्फ इसलिए कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक गलत मकान को, जिसको डिमोलिश नहीं होना चाहिए था, दूसरे उन्होंने जो नोटिस दिया है वो बैक डेटेड नोटिस है। उसमें उन्होंने 20 मई और 10 मई का जिक्र किया कि हमने उनको नोटिस दिया, अवसर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने नोटिस सीधे 11 तारीख को, 11 जून को उनके दरवाजे पर चिपका दिया, क्योंकि 10 जून के जुमे की घटना के बाद ये मास्टरमाइंड हुए, जिस पर कहा गया इनको। और याचिका में क्या मांग किया? मैंने रिट याचिका में मांग किया है कि उनके भवन का, जो परवीन फातिमा का मकान, उसका पुनर्निर्माण हो और उसका पूरा करोड़ों रुपए उनको मुआवजा दिया जाए और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निलंबित और दंडित किया जाए। हाँ, तो दोस्तों, आपने सुना, प्रयागराज में जावेद मोहम्मद के घर पर गैर कानूनी बुलडोजर चलाकर
योगी सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस प्रकार सीएए के प्रदर्शनकारियों से वसूल किया जाने वाला जुर्माना अपमानित होकर वापस करना पड़ा, इसी तरह रुसवा होकर ये घर फिर से निर्माण करके देना होगा, क्योंकि ये गैर कानूनी सरकारी गुंडाई है। प्रश्न ये है कि सरकारें ऐसा क्यों करती हैं? इसका पहला उद्देश्य लोगों के गुस्से को कम करके अपनी छवि सुधारना होता है। उदाहरण के तौर पर नवंबर 2019 में तेलंगाना के हैदराबाद में एक 27 वर्षीय वेटरनरी डॉक्टर की सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। इससे जनता में जबरदस्त रोष फैल गया। बाद में हैदराबाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करके उनका इनकाउंटर कर दिया। लोग खुश हो गए और मिठाई बांटने लगे। परंतु 3 साल बाद जस्टिस स्वरूपकार कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो इनकाउंटर फेक यानी नकली था और निरपराध लोगों को पुलिस ने हत्या कर दी थी। अब उन पुलिस वालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलेगा। मोहम्मद जावेद के मामले में भी यही होगा और ये कार्रवाई अवैध ठहरेगी और ये अधिकारी जेल जाएंगे। फिलहाल नुपुर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की छवि बिगड़ी है। उसकी ओर से ध्यान हटाना भी इसका एक उद्देश्य है। योगी सरकार के बारे में ये कहा जाता है कि उसके डर से कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता। वो छवि भी फिलहाल ध्वस्त हो गई है। उसे सुधारने की खातिर पोस्टर लग रहे हैं और बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। लोग खुश हो रहे हैं, परंतु शीघ्र ही जब मोहम्मद जावेद को न्याय मिलेगा तो इन खुश होने वालों को निराश होना पड़ेगा। तीसरा कारण बदले की भावना है। जिन लोगों ने सीएए आंदोलन चलाकर सरकार का विरोध किया, उनको डराना इसका एक उद्देश्य है। इसीलिए जेएनयू छात्रा और आंदोलन का प्रमुख चेहरा परवीन फातिमा के पिताश्री और उनके घर को निशाना बनाया गया। परंतु योगी जी भूल गए कि डरने वाले से कोई नहीं डरता। योगी जी अगर निडर होते तो आशीष मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलाते, जिसने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल दिया था। लेकिन आशीष के पिताश्री गृह राज्य मंत्री हैं, इसलिए योगी का बुलडोजर वहां नहीं गया। योगी जी को पता होना चाहिए कि घर टूटने से आदमी नहीं टूटता, बल्कि घर बनाने और सरकार बचाने में टूट जाता है। इस अत्याचार से योगी का भय नहीं बढ़ेगा, बल्कि समाप्त हो जाएगा। घर बनते और टूटते रहते हैं, परंतु जब अत्याचार सीमा पार कर जाता है तो सिंहासन टूटकर बिखरने लगता है। जाते जाते इस जघन्य अपराध पर श्री के राय की टिप्पणी भी सुन लीजिए। अक्षम्य अपराध किया है प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने, जिन्होंने परवीन फातिमा के मकान को इतनी बेदर्दी से, इतनी गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, अमानवीय ढंग से गिराया। 1 दिन के नोटिस पर हमारा कानून कहता है कि उसकी कंपाउंडिंग करिए, उस मकान को सील करिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश कहता है कि कॉलोनी भी अगर अवैध है तो उसका विनियमितीकरण करना चाहिए। कितने शहरों में कितनी कॉलोनियां अवैध होती हैं और सरकार के नीतियों के तहत उनका रेगुलराइजेशन होता है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।